3 से 6 वाला ये टांग मार। इमरान खान ने कुछ देर पहले लॉन्ग मार्च के शुरुका से खिताब किया। तो बाहर के बैंक जब उनको पता चलेगा कि 80% चांस है कि पाकिस्तान अपने कर्जे वापस नहीं कर सकता, तो बाहर के बैंक पैसे नहीं देंगे, और जब वो पैसे नहीं देंगे तो पाकिस्तान का खतरा ये है कि हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। डिफॉल्ट का मतलब क्या है? मैं फिर कल भी मैंने बताया, मैं फिर आप सबको बताना चाहता हूं। डिफॉल्ट का मतलब जब है कि हम अब जब नहीं दे सकते अपने कर्जों की किस्तें, तो इसका मतलब कि सबसे पहले पाकिस्तान के रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और लोग फौरी तौर पे लोग देखना शुरू हो जाएंगे कि पाकिस्तान का रुपया गिरेगा। तो जब पाकिस्तान का रुपया गिरेगा तो अभी से लोग डॉलर खरीदना शुरू हो जाएंगे, और इससे क्या होगा? अगर हम डॉलर खरीदना शुरू हो गए तो जिसने फैक्ट्रियां बनानी है, कारखाने बनाने हैं, पाकिस्तान में लगाने हैं, जिससे नौकरियां मिलेंगी, डॉलर पे इजाफा होगा, तो वो रुक जाएगा कि वो समझेगा कि मैं अपने, और खासतौर पर बाहर जो लोग बैठे हुए हैं, कि मैं अपने डॉलर पाकिस्तान के रुपए में क्यों बदलूं जबकि रुपए में गिरते जाना है। तो कारखाने से मुझे कितना पैसा मिल जाएगा? अगर मैं डॉलर ही रखूं तो वो डॉलर वैसे ऊपर जाता जाएगा, तो लिहाजा वो सरमायाकारी रुक जाती है। मुल्क के अंदर भी लोग डॉलर खरीदना शुरू हो जाते हैं बजाय वो पैसा सरमायाकारी पे लगाने के लिए। तो ये क्यों हमारे लिए लम्हा फिक्र है? क्योंकि इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान अब उधर जा रहा है जिधर डिफॉल्ट होने की वजह से रुपए पे प्रेशर पड़ेगा, रुपया गिरेगा। जब रुपया गिरेगा फिर क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी। तो आगे महंगाई आज ज्यादा है, तो जब रुपया मजीद गिरेगा तो और महंगाई बढ़ जाएगी, और जब महंगाई बढ़ेगी गुर्बत बढ़ जाएगी। 5 करोड़ पाकिस्तानी हैं जो गुर्बत की लकीर के नीचे हैं, और उसके ऊपर 5 करोड़ पाकिस्तानी हैं जो अगर इसी तरह महंगाई बढ़ती गई, जो बढ़ती जा रही है, तो वो भी गुर्बत की लकीर के नीचे चले जाएंगे। उसका मतलब ये कि 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकेंगे। तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से लॉन्ग मार्च के शुरुका से वीडियो लिंक खिताब किया गया। उन्होंने कहा कि मईशत डिफ़ॉल्ट की जानिब जा रही है, कर्ज़ों का डिफ़ॉल्ट रिस्क आज 80% तक जा चुका है। उनकी जानिब से कहा गया कि कर्ज़ों का डिफ़ॉल्ट रिस्क आज 80% तक पहुंच चुका है। इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी। तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ साजिशें भी की जा रही हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से अपने ख़िताब में ये कहा गया कि रोज़ बरोज़ डॉलर की कीमत में इजाफ़ा हो रहा है, डॉलर की कदर बढ़ती जा रही है और रुपए की कदर घट रही है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का लॉन्ग मार्च के शुरुका से खिताब, कहा कि अब मतलब ये है कि पाकिस्तान अब कर्ज़ की अक़सात वापस नहीं कर सकेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा गया। वो 25% कम होगी, 25% कपास हमारी कम होगी, मकई 3% कम होगी, गन्ना 8% कम होगा। जो फिर हमारे लिए एक आगे फिक्र की चीज है वो ये कि चावल 40% कम होंगे, या अगले साल चावल 40% कम होंगे, मिर्चें 54% कम होंगी। और ये है हमारी अपनी गवर्नमेंट की फाइनेंस कमेटी ऑन एग्रीकल्चर। अब ये क्यों हुआ है? ये क्यों कम हो रही है? ये इसलिए कम हो रही हैं कि अब जरा आपको मैं कीमतें बताऊं कि ट्रैक्टर की पिछले 5 महीने में जो ट्रैक्टर की सेल है वो 45% कम हो गई है। और फिर जो डीएपी है, डैप है, जो कि खाद है एक, वो 75% कम हो गई है। यूरिया खाद 8% कम हो गई है। पोटाश खाद 85% कम हो गई है। डीजल जो लोग किसान खर्च करता था 22% कम हो गया। ये क्यों हुआ है? इनकी कीमतें बढ़ गई हैं, क्योंकि जो किसान इस्तेमाल करता है, जो चीजें जिसकी वजह से पैदावार बढ़ती है, यूरिया, डीजल, खादें, उन सारों की कीमतें बढ़ गई हैं। क्योंकि उनकी कीमतें बढ़ गई हैं, हमारा इस वक्त ज़राअत के अंदर ये जो मैंने फसलें बताई हैं, ये सारी
इनकी जो पैदावार है वो कम हो गई है। और ये ज़राअत का हाल है। दूसरा, इंडस्ट्री। हम जब छोड़ के गए थे, तारीखी इंडस्ट्री आगे बढ़ रही थी 27%। आज वो गिर के आ गई है 7 महीने के बाद 1% पे। तो जब इंडस्ट्री भी नीचे आ रही है, ज़राअत भी नीचे आ रहा है, तो दौलत में तो इजाफा हो नहीं रहा पाकिस्तान के, बल्कि दौलत कम होती जा रही है। और जब दौलत कम होती जाएगी तो कर्जों की किस्तें किधर से वापस करनी है? अब ये सोचना, एक घर है, घर के ऊपर कर्जे चढ़े हुए हैं, घर वो कर्जे कैसे उतारेगा? आमदनी बढ़ा के उतारेगा। जब वो घर के सारे लोग मिलकर अपनी आमदनी के अंदर इजाफा करेंगे तो वो इजाफाई आमदनी के जरिए वो कर्जों की किस्तें वापस करेंगे। तो अगर घर की आमदनी कम हो जाए, वो कैसे कर्जे वापस करेगा? और जब वो कर्जे वापस नहीं करेगा, दुनिया कर्जे नहीं देगी। दुनिया कर्जे नहीं देगी तो हमारा सबसे बड़ा, जो फिर से मैं कह रहा हूं, खतरा है, रुपए पे प्रेशर पड़ेगा, रुपया कमजोर होगा। जो हुआ है इनके दौर में, रुपया तारीखी गिरा है। तो रुपया जब गिरता है तो सारी चीजें महंगी हो जाती हैं, तेल, डीजल, बिजली, ये सब जब रुपया नीचे जाएगा ये महंगे हो जाएंगे। और ये महंगाई जितनी बढ़ती जाएगी, गुर्बत बढ़ती जाएगी। तो पहले ज़राअत का मैंने आपको बताया, मैंने इंडस्ट्री का बताया आपको कि वो नीचे आ गई है। उसका मतलब बेरोजगारी भी बढ़ रही है, महंगाई भी बढ़ रही है। 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई हुई है। अब अमूमन तो हुकूमत को फिक्र करनी चाहिए। हुकूमत की तो सबसे ज्यादा जोर लगना चाहिए कि जो माशी बढ़ान आ रहा है, ये जो आगे तबाही आ रही है, हुकूमत को तो सारा वक्त इसके ऊपर जोर देना चाहिए। लेकिन हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत सबसे पहले यह कोशिश कर रही है कि उनकी जो करप्शन के केस है वो खत्म कैसे हों। ये कभी किसी मुल्क के अंदर ऐसे नहीं हुआ कि 1100 अरब रुपए के करप्शन के केस हैं जो नैब में पड़े हुए थे, 1100 अरब रुपए के। और इन्होंने असेंबली में बैठ के कानून पास किया है जिससे इनमें हर किसी के जो बड़े बड़े डाकू हैं, इनके करप्शन केस खत्म हो रहे हैं। अब तो सबसे बड़ा इनका कारनामा यह है कि जब से ही आए हैं इन्होंने कानून बनाया है, अपने आप को एनआरओ दे दिया है, इनके करप्शन के केसेस खत्म होते जा रहे हैं। कौम को 1100 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। इन्होंने वो जी इमरान हर कोई शोशा छोड़ते हैं, वो सिर्फ वो होता है कि एक इनकी जो चैनल है जियो, उसके साथ मिलकर प्रोपेगेंडा करते हैं कि जी वो घड़ी है। वो घड़ी के ऊपर तो मैं ये कह दूं कि मैं इनको अमेरिका में भी अब केस कर रहा हूं, बरतानिया में भी कर रहा हूं, दुबई में भी कर रहा हूं। और मैं वो इसलिए कर रहा हूं कि वहां तेजी से केसेस होंगे और इंशाल्लाह ये मैं इनको एक्सपोज करूंगा कि ये जो अब आजादी सहाफत के नाम पे ये जो मीडिया हाउसेस बने हुए हैं, इनकी ये एजेंडों पे काम करते हैं। ये वो लोगों के साथ मिलकर ब्लैकमेल करते हैं। और ये इंशाल्लाह मुझे इन्होंने ऐसा मौका दिया है कि मैं अब बाहर की अदालतों के अंदर इनको एक्सपोज करूंगा जो इन्होंने ये फ्रॉड के साथ मेरे ऊपर ये जो इल्जामात लगाए हैं। लेकिन कहां ये चंद करोड़ की बात जो उठा दी इतनी, और कहां 1100 अरब रुपए के केसेस माफ हो रहे हैं इनके। और शहबाज शरीफ के और बेटों के ऊपर 16 अरब रुपए का वो केस है जो कि एफआईए के अंदर वो 4 गवाह मर चुके हैं, एक इन्वेस्टिगेटर मर चुका है, उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही। उसके केस वो आराम से अपने ऊपर एफआईए का अपना आदमी बिठा के वो केस खत्म, नैब का अपना आदमी बिठा के 8 अरब रुपए के नैब के केस थे जो टीटी केस थे, जो जाली नाम पे उन्होंने पैसा मंगवाया था पाकिस्तान, वो अपना आदमी बैठ के अब वो केस खत्म होगा। जरदारी के केस वो खत्म होंगे। ओमनी ग्रुप जिसने 9 अरब रुपए की प्ली बार्गेन की थी, मतलब यह कि उन्होंने ओमनी ग्रुप जो जरदारी के साथ है, उन्होंने कहा कि हां हमने करप्शन किया है और 9 अरब रुपए हम वापस करते हैं। लेकिन उन्होंने जो नए कानून बनाए हैं, अब यह हो सकता है कि वो 9 अरब रुपया गवर्नमेंट को वापस करना पड़े उनको, क्योंकि उन्होंने कानून ही ऐसे बना दिए, असारों को अपने आप को बचा लिया है। और वो जो एवंस फील्ड है, जो पैनामा के पेपर्स के अंदर जो इंकशाफ हुआ था कि लंदन के बड़े बड़े 4 महलात मरियम के नाम पे हैं, तो वो भी अब सारा केस खत्म हो गया है। और वो जो हसन शरीफ है
जो 10 अरब रुपए की प्रॉपर्टी लंदन में 1 हाइड पार्क में है, उसके ऊपर भी अब कोई नहीं पूछेगा। और ये इनका असल में आने का मकसद था, अपने केस खत्म करने के लिए। और दूसरी चीज कि ये फिर बलून छोड़ते हैं कि जी देखिए उसके तोशा खाना हो गया और फॉरेन फंडिंग हो गई और मीडिया इनके साथ मिलकर उसको उठाता है। इनका मीडिया कभी ये बात नहीं करेगा, ये जो मैं कह रहा हूं कि इस मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा डाका पड़ रहा है। 1100 अरब रुपए के अपने केस माफ करवा रहे हैं, और इसीलिए ये आए थे। मुल्क का दिवालिया निकाल दिया है। 5% थी पाकिस्तान की डिफॉल्ट की रिस्क, यानी जब हम थे मार्च के अंदर, ये जो नो कॉन्फिडेंस से पहले, तो पाकिस्तान अपने कर्जों पर कितना डिफॉल्ट करता है, वो 5% थी। आज 80% है। जिनके आने से 80%, अब जब चांस आ गई तो मैंने आपको बता दिया है कि ये दुनिया के अंदर पैगाम चला गया है कि पाकिस्तान का अब दिवालिया निकलने लगा है। मैंने एक समी इब्राहिम के साथ प्रोग्राम किया था 6 महीने पहले। मैंने पेशन गोई की थी, मैंने समी इब्राहिम के प्रोग्राम में पेशन गोई की थी कि इनसे मायशत नहीं संभाली जाएगी, ये मायशत नीचे जाएगी, हम अपने कर्जों की किस्तें नहीं अदा कर सकेंगे, क्योंकि ये पहले ही दिवालिया निकाला हुआ पाकिस्तान 2018 में पहले ये छोड़ के गए थे। जब ये 99 में गया था नवाज शरीफ, तब फिर दिवालिया निकला हुआ था पाकिस्तान का। तो इन्होंने तो कभी भी ठीक नहीं किया, इन्होंने तो तबाह करके गए हैं। तो अब इन्होंने आगे कैसे ठीक करना था? तो मैंने तब ये कहा था कि मुल्क उधर पहुंच जाएगा जिधर हम डिफॉल्ट की तरफ निकल जाएंगे। और उसके बाद मैंने एक और चीज कही थी कि जो नेशनल सिक्योरिटी है, मुल्क की सलामती है, वो दांव पे लगेगी। क्योंकि जो लोग हमें निकालेंगे इससे, डिफॉल्ट से, मैं आज आपको कह रहा हूं, क्योंकि मैं 3.5 साल इक्तदार में रह चुका हूं और मैं उनको वैसे भी जानता हूं, उन लोगों को जिनके पास हम जाएंगे हाथ फैला के कि जी आप हमारी मदद करें, हमें निकालें इसमें से। मैं आज आपको कह रहा हूं, उन्होंने एक चीज डिमांड करनी है, और जब वो डिमांड करेंगे, इस मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज होगा। इसलिए मैंने 6 महीने पहले कहा था, और जब मैंने ये कहा, इन्होंने कहा इमरान खान के ऊपर गद्दारी के केस बनना चाहिए, और आज वो हम उधर आके खड़े हो गए। मुझे एक और खौफ है, मुझे खौफ यह है कि इन्होंने मुल्क से भाग जाना है, केसेस अपने माफ करवा के मायशत से संभाली नहीं जानी, इन्होंने मुल्क से बाहर भाग जाना है। और इसलिए जो सारे काम कर रहे हैं, अपने केसेस खत्म करवाने के लिए जो कर रहे हैं, ऑपोजिशन को दीवार से लगा के हमारे ऊपर केसेस, ये जो कातिलाना हमला मेरे ऊपर किया है, इनकी जिम्मेदारी है। इनकी सारी कोशिश ये है कि किसी ना किसी तरह हमें, ऑपोजिशन को किसी तरह खत्म किया जाए, अपने केसेस खत्म किए जाएं, और ये जो अब कानून बदल रहे हैं, आर्मी एक्ट बदल रहे हैं, सिर्फ इनका एक मकसद है कि किसी तरह हम आर्मी चीफ भी वो ले आए जो हमारे एजेंडा पे खड़ा हो जाए, जो हमें तहफ़्फ़ुज़ दे, जो हमें बचाए। तो सारी कोशिश ये मुल्क के लिए नहीं है, ये सारा मकसद ये है कि हम किसी तरह, जो हमने 30 सालों में जो चोरी की, और खास तौर पे पिछले 10 साल में, हम किसी तरह इसको बचा लें। सो जब मैं प्राइम मिनिस्टर बना था, मैंने पहले दिन अपनी कौम से जब खिताब किया था, मैंने ये एक चीज कही थी कि इनके मफादात और पाकिस्तान के मफादात दोनों तजाद में हैं। अगर ये रह गए, ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे, और अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो इन लोगों को कानून के नीचे लाना पड़ेगा, इनको एनआरओ नहीं देना पड़ेगा। 3.5 साल मैं कहता रहा कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा क्योंकि मुल्क से गद्दारी होगी। आज ये मुल्क से गद्दारी आपके सामने हो रही है, कौम के सामने। कोई इनको फिक्र नहीं है कि मुल्क, किसान तबाह हो गया, इंडस्ट्री बंद हो गई, बेरोजगारी बढ़ गई, 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई होगी। ये इनका कंसर्न नहीं है। इनका सिर्फ ये मकसद था कि पहले इनके केसेस खत्म हो, उसके बाद ऑपोजिशन को किसी तरह खत्म किया जाए, और फिर इनका कभी मकसद आर्मी चीफ को, अपना आर्मी चीफ लाने का ये नहीं है
کہ وہ آرمی کے ادارے کو مضبوط کرے گا, وہ پروفیشنل ہوگا. میں آرمی کے ان کے اوپر جو بھی کنٹینڈرز ہیں ان کے اوپر بات نہیں کر رہا, میں ان کی نیت کے اوپر بات کر رہا ہوں. میں ان کو 40 سال سے جانتا ہوں. انہوں نے آج تک ملک کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کیا. ان کے سارے فیصلے ہوتے ہیں اپنی ذات کے لیے, اپنی فیکٹریوں کے لیے, اپنی چوری کے لیے, اپنے جو محلات باہر بچانے کے لیے. تو مجھے جو خطرہ ہے وہ یہ کہ یہ سارا کر کے جس طرف ملک جا رہا ہے یہ ملک سے بھاگیں گے, یہ پھر سے ملک چھوڑ کے بھاگیں گے. اور ایک ہی طریقہ ہے ملک کو اب مزید تباہی سے بچانے کا, اور وہ ہے صاف اور شفاف الیکشن. اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے. اور یہ جو ہماری مارچ ہے یہ صرف یہ ہے, قوم بتانا چاہتی ہے, قوم ایک پیغام دینا چاہتی ہے. یہ جو مارچ کے ذریعے قوم یہ بتانا چاہتی ہے کہ یہ جو لوگ 30 سال سے ہمارے اوپر مسلط ہوئے اور لوٹا انہوں نے, قوم اب ان کو نہیں ایکسپٹ کرتی. قوم ان کے ساتھ متحد ہے. الیکشنز میں بار بار قوم نے بتایا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے. 37 الیکشنز بائی الیکشنز میں سے 29 جیتی ہے تحریک انصاف. جب ان کے ساتھ پورے اسٹیٹ مشینری بھی کھڑی تھی, ساری جماعتوں نے مل کے ایک ٹکٹ پہ الیکشن لڑا. جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ بھی ان کے ساتھ کھڑی تھی. اس کے باوجود یہ ہارے ہیں, کیونکہ قوم نے پیغام دیا کہ آپ جو مرضی کر لیں, ہم آپ کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے. اور یہ جو انہوں نے آخر میں یہ جو کوشش کی جو مجھے قتل کرنے کی, اس کے پیچھے کیا ہے؟ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اب ان کو جو مرضی کر لو, آپ کیسز, ڈسکوالیفیکیشن, دہشت گردی کا کیس, یہ جو مرضی کر لیں. ان کو پتا ہے کہ یہ اب تحریک انصاف کو نہیں روک سکتے. لہذا کوشش یہ ہے کہ کسی طرح عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے. اور یہ جو واردات کی گئی تھی یہ ان 3 لوگوں نے کی تھی. یہ 3 لوگ اس کے اندر شامل تھے, اور میں نے تینوں کے نام دے چکا ہوں, جس میں شہباز شریف, یہ جو ہے رانا ثناء اللہ, دونوں ماڈل ٹاؤن کے اندر دونوں نے دن دہاڑے لوگوں کو قتل کروایا تھا. ابھی تک کیس پڑا ہوا ہے. اور اگر کاش کہ اس کیس کا اگر فیصلہ ہو جاتا تو یہ ان کی جرت نہ ہوتی آگے یہ کرنے کی. اور مجھے یہ بھی شک ہے کہ وہ جو 4 گواہ رمضان شوگر مل میں, یہ جو ایف آئی اے کے کیس میں 16 ارب کے کیس میں جو وہ گئے اور جو ڈاکٹر رضوان گیا, اس کے اوپر بھی تفتیش ہونی چاہیے کہ کیسے ان کی آتشبازی. تحریک انصاف کا لانگ مارچ اس وقت دینا میں موجود ہے. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ میں اب باہر کی عدالتوں میں ان کو ایکسپوز کروں گا. میں نے پہلے ہی کہا تھا ان سے معیشت نہیں سنبھالی جائے گی. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے کہا گیا کہ مجھے پتا ہے انہوں نے ملک سے باہر بھاگنا ہے. انویسٹیگیشن تو اب صرف چیف جسٹس کے نیچے ہو سکتی ہے. یہ ثابت ہوگا کہ یہ تینوں نے مل کے یہ پلان کیا تھا میرے اوپر, اور صرف اس لیے کہ کسی طرح یہ عمران خان راستے میں کھڑا ہے, این آر او یہ نہیں دیتا, یہ ہماری کرپشن کے اوپر پیچھے نہیں ہٹے گا, تو اس لیے اس کو راستے سے ہٹایا جائے. تو قوم کو آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے فیصلہ کل مرحلہ اس قوم کا. یہ جو ہماری مارچ ہے, یہ جو وقت ہے پاکستان میں, انگریزی میں اس کو ڈیفائننگ مومنٹ کہتے ہیں. ہماری تاریخ کے اندر یہ وہ وقت آ گیا کہ ہم اپنے ملک کا راستہ بدل سکتے ہیں. اگر قوم جب کھڑی ہو جاتی ہے, جب قوم فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم نا انصافی نہیں برداشت کریں گے, ہم ظلم نہیں برداشت کریں گے, وہ قوم اپنے آپ کو آزاد کر دیتی ہے. اور اللہ نے اس کو جہاد کہا ہوا ہے کہ ظلم اور نا انصافی کے اوپر اس کا حکم ہے ہمیں کہ آپ کھڑے ہوں اس کے خلاف. اس ظلم, ظالم اور ظلم خوف کے بت کے سامنے نہ جھکو, کھڑا ہو اس کے سامنے, اور تب اللہ قوموں کو آزاد کرتا ہے. کبھی بھی وہ قوم جو نا انصافی کو برداشت کر لیتی ہے اور اس طرح کے چوروں کو اپنے اوپر برداشت کر سکتی ہے, کبھی اس قوم کو کوئی مستقبل نہیں ہوتا. وہ مقروض ہی رہتی ہے, وہ ہمیشہ غریب ہی رہتی ہے. وہ قوم, اس کا کبھی پرواز اوپر نہیں جاتی. اور ہمارا ملک تو بڑا ایک عظیم خواب کا نام تھا. ہمارا وہ خواب تھا
جو ہم نے ایک مثالی اسلامی فلاحی ریاست بنانی تھی مدینہ کے طرز کے اوپر، اور ہم نے وہ اصول کرنا تھا جس کا سب سے بڑا اصول عدل اور انصاف تھا، اور ہم اسی اصول سے بہت دور چلے گئے ہیں، اور اسی وجہ سے آج ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکا۔ تو اس لیے یہ جو مارچ ہے حقیقی آزادی کی مارچ، یہ دراصل ہم اپنے آپ کو انصاف کے ذریعے آزاد کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو طاقتور ہے جو قانون کے اوپر چلا جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کے نیچے قانون ہی نہیں ہے۔ میں پاکستان کا ایکس پرائم منسٹر FIR نہیں درج کروا سکا کیونکہ وہ طاقتور ہیں۔ تو اگر ملک کا ایکس پرائم منسٹر، سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ، قاتلانہ حملہ اس کے اوپر ہوتا ہے، اگر وہ FIR نہیں درج کروا سکتا، تو اس ساری عوام سے میں پوچھتا ہوں آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کا مطلب کہ جب عوام طاقتور کے سامنے آئے گی تو وہ تو کبھی جیت سکتی نہیں ہے کیونکہ انصاف ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو آپ نکل رہے ہیں، پہلے تو میں پھر سے آپ سب کو سلام کرتا ہوں، لیکن دوسری چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جب جدوجہد کرتے آپ انصاف کے لیے، یہ پھر اس کی پیچھے نہیں ہم مڑ کے دیکھتے، ہم اپنی کشتیاں جلا کے جدوجہد کرتے ہیں۔ اور میں انشاءاللہ جو پلان کر رہا ہوں، اور میں سیٹرڈے کو اناؤنس کروں گا کہ کس دن میں نے پنڈی پہنچنا ہے، اور انشاءاللہ یہ میرا ایمان ہے کیونکہ میری قوم جاگی ہوئی ہے آج، یہ میرا ایمان ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا عوام کا سمندر انشاءاللہ پنڈی پہنچے گا، اور انشاءاللہ وہ عوام جب نکلاتی ہے، جب عوام میں شعور آ جاتا ہے، تو پھر اس عوام کو کوئی کسی قسم کا ظالم اس کے بعد اس کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا جب وہ عوام اپنے حقوق کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو میں اب سب سے انشاءاللہ آج امید لگاتا ہوں کہ آپ سب نے انشاءاللہ پنڈی پہنچنے، جب میں آپ کو دن دوں گا جس دن میں وہاں پہنچوں گا۔ پاکستان پائندہ باد۔